नमस्कार दोस्तों। तो जीएस विजन विंग्स क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जय बिहार जय भारत। जीएस विजन विंग्स क्लासेस में आप लोगों को एक जो सीरीज शुरू की थी, हमने वादा की थी कि नेक्स्ट सीरीज हमने लेके आएंगे। वो सीरीज क्या था कि हर एक सब्जेक्ट का साइंस के थ्रू आपको क्वेश्चन के थ्रू आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, स्पेशली दरोगा का और बिहार BPSC का, बिहार के जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम है या फुल एग्जाम जो है, जैसे BPSC हो गया, दरोगा, इन सारे एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चन आपको होगा, हम क्वेश्चन के थ्रू आपका जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे और आपका कंसेप्ट बढ़ाएंगे। जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो कंसेप्ट आपका कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन डिलीवरी देंगे हम लोग, हमारा टीम जीएस विजन विंग्स क्लासेज का, जिसमें स्पेशली तौर पे हमारे पास फैकल्टी की एक टीम है जो आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएगी। जैसे सुनील सिंह सर, अंजन सर और मैं यानी कि मधुकर मुरारी सर, कुमार सुशांत सर और रवि सर। तो इन सारे टीचर या कुलदीप सर, इन सारे टीचर्स का काम होगा आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवाना, यूट्यूब पे, जो बिल्कुल भी फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोगों को बस करना यह है कि बढ़िया से क्वेश्चन को पूरा का पूरा वीडियो को बिना भगाए हुए देखना है और देख के अपने करियर का, अपने ड्रीम को पूरा करना है, अपने घर वालों को, गार्जियन के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि आपसे आपके गार्जियन का बहुत सपने जुड़े हुए हैं। आपका खुद का ड्रीम को पूरा करना है। तो चलते हैं साइंस के क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी साइंस का क्वेश्चन है, एक ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और आज का हमारा साइंस का जो क्वेश्चन है, फिजिक्स का एक टॉपिक हम उठाए हैं, लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश चैप्टर का कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक्चुअली देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या साइंस का या कोई भी जनरल कंपटीशन का कोई भी चैप्टर अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है उसको हम एक बात बताएंगे। आप अगर आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने में आप 2 साल में भी पढ़ सकते हो या 10 साल में पढ़ोगे तो फिजिक्स खत्म नहीं होने वाला। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, या फिर आप BPSC का सिलेबस देखने जाओगे साइंस का, तो उसमें लिखा हुआ है द जनरल साइंस, या फिर दरोगा का भी सिलेबस देखने जाओगे तो हर एक चैप्टर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको डिफाइन करके नहीं बताया जाएगा। तो आखिर पढ़ें क्या? मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं बताया जाएगा, तो पढ़ें क्या? इसी का तो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। आपको पढ़ना क्या है? जब भी आप जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू कर रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उस टॉपिक का PYQ देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक पे कितना आपको वर्क करना है, यानी कि किस टॉपिक को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछला 10 साल या 20 साल का जब उठा के आप देखोगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किसी टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से या किसी चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस सब्जेक्ट या टॉपिक के कौन कौन सा क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आसानी से आप टैकल कर लो। तो ये तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच। आप कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा लो, आप पूरे साल पढ़ते रहोगे, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन स्मार्ट अप्रोच से अगर पढ़ोगे तो आप बहुत कम ही टाइम में अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो आपको 2 तरीका, अभी प्रेजेंट का जो कंपटीशन का युग है, इसमें आपको स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क दोनों करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको? स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है कि आपको ये सीन देखना है कि मैं कैसे चीजों को टैकल करूं कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके मैं एग्जाम क्लियर कर लूं। क्योंकि आपको एग्जाम निकालने से मतलब है किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना। अगर आपको एग्जाम निकालने से मतलब है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैंने बोला क्या? PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो हम इसी सीरीज को ले आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताएंगे किस किस टॉपिक और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंसेप्ट के साथ चैप्टर का, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे और आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट। तो हम लोग ऑलरेडी साइंस में एक चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम था हीट यानी कि उष्मा। आज उसी सीरीज का दूसरा है, जीएस विजन विंग्स क्लासेज की तरफ से आप सबों के लिए उपहार है, लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश। प्रकाश का क्वेश्चन जो भी आया हुआ है आपके दरोगा के एग्जाम में, किसी भी PCS के एग्जाम में, उसको टैकल करेंगे कंसेप्ट के अनुसार। आप अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हो और BPSC का तैयारी कर रहे हो तो तैयार हो जाओ अपने दरोगा और BPSC का रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो और चीजों को देखते हो तो रिजल्ट की गारंटी देते हैं हम।
आप हमें समय दो, हम आपको रिजल्ट देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दरोगा और बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन होगा इसको कंसेप्ट के अनुसार देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात की जा रही है प्रति क्वांटम। तो सबसे पहले ये यूनिट देख के, नैनोमीटर में जो यूनिट लिखा हुआ है ये सीधे सीधे हमें क्लियर करता है कि नैनोमीटर में वेवलेंथ यानी कि लेमडा को नापते हैं, पता है आपको। अब ये वेवलेंथ क्या है अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना के ले जाओगे। थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं हम। वेवलेंथ अगर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना के ले जाओगे। समझ रहे हो बच्चों? चलिए, तो हो गया वेवलेंथ। जब आपको क्या है वेवलेंथ, एक्चुअली देखो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी दो तरीके से जा सकती है, एक वेव के फॉर्म में और एक पैकेट्स के फॉर्म में। तो वेव जो होता है ना मेरे दोस्त, वेव जो है, या ये वेव किस यूं चलती है अपने रास्ते में, तो यहां से यहां तक के दूरी को या तो वेव बोलेंगे, नहीं तो दो क्रस्ट, एडजेसेंट क्रस्ट, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच के दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको लेमडा से डिनोट करें, नहीं तो एडजेसेंट रफ के बीच के दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे। इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। इस तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट जो होगा वही डिफिनीशन है कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। चलिए, ये वेवलेंथ समझ गए। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक सेकेंड में कितना बार, एक सेकेंड में कितना साइकिल्स कंप्लीट हुआ, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्योंकि हम वेवलेंथ का बात बोल रहे हैं, तो वेवलेंथ जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो वेव चलता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर E इज इक्वल टू एच सी बट्टे में लेमडा। अगर E इज इक्वल टू एच सी बट्टे में लेमडा है तो H प्लैंक्स कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों कांस्टेंट, तो क्या होगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वेवलेंथ कम होगा, यानी कि वेवलेंथ अगर ज्यादा हुआ तो एनर्जी कम। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बनने वाला है। पूछ रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है? तो प्रति क्वांटम सर्वाधिक होने का मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसी का तो एनर्जी सबसे सर्वाधिक होगा। तो आप चेक करो सबसे कम वेवलेंथ कितना है। ऑप्शन ए में आपका है 300 से 400 नैनोमीटर, ऑप्शन बी में है 200 से 280 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में है 280 से 320 और ऑप्शन डी 400 से 600। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी हमारा जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, ऑफ कोर्स सी बात है, यानी कि आपका आंसर हो गया बी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो गया बी। कंसेप्ट के अनुसार ये क्वेश्चन समझ लिए तो 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? चलिए, तो प्रकाश का वेग जो होता है उसको c से डिनोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के वेग को यानी स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं c। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में देखोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर में देखोगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड, जैसे ही मैंने बोला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यानी कि लाइट सिर्फ उतने समय में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख किलोमीटर चला गया। मैंने बोला 1 सेकेंड, बस लाइट कितना दूर चला गया? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख किलोमीटर। ये स्पीड है लाइट का। ये स्पीड का कंपैरिजन अगर और किसी चीज से करोगे तो वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है। अभी तक जो हमारे साइंस को नॉलेज है, सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो
पहला है प्रकाश का वेग अधिकतम होता, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे का ऑप्शन से एक जो दो है उसको देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो 200-300 के आसपास होता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड है सॉलिड है क्या है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारा ए आंसर हो जाएगा। आगे का आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, रॉकेट का जो भी है बहुत कम होता है लाइट के स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रकाश का शून्य काल में वेग अनुपात होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, अभी हम ये क्वेश्चन देख लिए थे ना, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही तो देखे थे, यही आंसर होगा। आप खोजो इसमें से कौन सा है। यहाँ भी है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी है, लेकिन ये किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में तो 5 होना चाहिए था, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? थ्रू विच मीडियम विल द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। चलिए इसके लिए हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। अब ये छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि डेंसिटी आप समझते हो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया से हम लोग समझेंगे, सब मिलकर समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक बार हवा में दौड़ो, हवा के मतलब ऐसे ही रोड पे आप दौड़ रहे तो हवा ही तो है ना वहां, तो एक बार आप हवा में दौड़ लिए और जो भी आपका ताकत लगा, जो भी आपने स्पीड अचीव की, फिर आप पानी में दौड़ो। पानी में जब आप दौड़ोगे तो आपको फील होगा कि उससे ज्यादा ताकत लग रही है मुझे दौड़ने में, यानी कि अगर सेम ही ताकत लगाओगे तो स्पीड कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि पानी का डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है, तो डेंसिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड कम होगा। समझ रहे हो ना? यही कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? जिसका डेंसिटी सबसे कम हुआ उसमें न्यूनतम होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, ग्लास, वाटर, वैक्यूम, एयर। आपको क्लियरली देख रहा है कि एयर का डेंसिटी कांच और जल से कम होता है। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछ के न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम कहने का मतलब जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा जिसका डेंसिटी हो उसी में होगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सबसे पहले वैक्यूम, सबसे कम, तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगा, न्यूनतम पूछ रहा है। वैक्यूम के बाद एयर, एयर के बाद वाटर, सबसे ज्यादा डेंसिटी ग्लास का, यानी कि ग्लास में सबसे कम स्पीड होगा लाइट का। ऑफ कोर्स सी बात है, चीजें समझ रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सूर्य से अर्थ का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आपको पता है, नहीं पता है तो अभी देख लो, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये हमारा दूरी है और ये हमारा स्पीड है। अगर आपको दूरी बता दिया जाए, उसके बाद आपको दूरी के साथ चाल बता दिया जाए, तो आप समय आसानी से निकाल सकते हो ना दोस्तों। समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यही तो होगा ना। और जब ये डाटा पुट करोगे तो आपका आंसर लगभग में 8.2 मिनट आ जाएगा। 8.2 मिनट आ जाएगा। और 8.2 मिनट जो आएगा, इसके नजदीक देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। 4.2 सेकेंड बिल्कुल नहीं, 4.8 सेकेंड ये भी नहीं, 8.5 सेकेंड हाँ ये कुछ नजदीक तो हमें लग रहा है, और सब बहुत दूर दूर डाटा है, यानी कि 8.5 मिनट ही हम लगा के चलते हैं। वैसे एक्यूरेट डाटा 8.2 मिनट आता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग अगर समझ रहे हो, आपको फायदा लग रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आगे भी हम इस सीरीज को बहुत बढ़िया से कंटिन्यू कर पाएंगे और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हो, आपके लिए फायदे का चीज है। तो लाइक कर दो, कृपया करके सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। धन्यवाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती या बदलता? When light passes from one medium to another, which of the following does not change? अगर प्रकाश मतलब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें से क्या नहीं बदलता? अच्छा, माध्यम का कंसेप्ट है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, रेयरर से डेंसर या डेरर से विरल और सघन माध्यम में जाने का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन का क्या कंसेप्ट होता है? जैसे मान लो कि इधर से आया लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ पे अगर सोर्स है तो ये या तो
सीधे ही अपने डायरेक्शन में ना जाके या तो इधर मुड़ जाएगा नहीं तो इधर मुड़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो मीडियम बदल रहा है, मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जी हाँ दोस्तों, ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। तो अगर रास्ता नहीं बदला, रास्ता यहाँ पे बदल गया, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। एक्चुअली देखो, वेग बिल्कुल बदलेगा। वेग अभी तो मैंने एग्जांपल उठाया था कि हवा और पानी में दौड़ोगे, मीडियम ही तो बदला, तो वेग बदल गया, वेलोसिटी तो बदलेगा। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ये भी बदलेगा। अपवर्तनांक ये भी बदलेगा। सिर्फ आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी वही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन का जो एक बुलबुला है ये चमकता है, इसके पीछे रीजन है कि इसमें लाइट रेज जो होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल मतलब बहुत सारा लाइट को जब रिफ्लेक्शन होता है ना, तो रिफ्लेक्शन के वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। बहुत सारे रिफ्लेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो लाइट वेव या कोई भी दो वेव जब इंटरफेयर कर जाए तो क्या होगा। आप देख रहे हो कहीं पे दो टकरा जा रहा है, कहीं पे बहुत दूर दूर हो जा रहा, तो जहां टकरा जाएगा वहां पे डीप कलर यानी कि चमकेगा, जहां नहीं टकराएगा वहां लेस चमकेगा। यानी कि जो चकमकाहट होता है, चमकता है साबुन का बुलबुला, उसमें दो रीजन है। एक तो बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है और बहुत बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से इंटरफेयर कर जाते हैं वेव्स, और इंटरफेरेंस का कंसेप्ट इसी को बोलते हैं। यानी कि आप देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो क्षण वेरिएबल प्रभावित होते हैं, विच वेरिएबल गेट इफेक्टेड ड्यू टू द पासिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द एयर टू ग्लास। अभी ये सेम क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रकाश तरंगों को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से क्या क्या बदलेगा। इस बार क्वेश्चन पूछा क्या क्या बदलेगा, पिछला क्वेश्चन था क्या नहीं बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, जहां जब फ्रीक्वेंसी होगा वहां गलत हो जाएगा ना। पहला ही ऑप्शन में आपको मिल गया आवृत्ति, खत्म, गलत है। दूसरा ऑप्शन में भी आवृत्ति, खत्म। तीसरा ऑप्शन में भी आवृत्ति, खत्म। अब कुछ सोचना ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है, तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेग यानी कि वेवलेंथ और वेलोसिटी आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी छूट गया है टाइपराइटर से, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो भी हो, इसमें फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि तरंगदैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखेंगे, उसमें से कौन सा सही है इसको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिकल, पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो कि मीडियम बदल रहा है, ठीक है, मीडियम बदल रहा है। मीडियम अगर बदल रहा है तो ये अगर एक रेयरर और एक डेंसर मीडियम होता है तो ये अपने ओरिजिनल रास्ते पे ना जाके अपना रास्ता डेविएट करता है। अगर रास्ता डेविएट कर रहा है और इसको और एंगल घटाने लगे हम, तो एंगल और बढ़ाने लगे, यहां से बढ़ा के इस बार यहां ले आए, तो अब ये कुछ यूं हो जाएगा। और इतना बढ़ा दिए कि ये डायरेक्ट इस पे ओवरलैप कर गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ ओवरलैप कर गया। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल के साथ ओवरलैप करेगा तो अब ये जो एंगल बनेगा इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री कहने का मतलब ये ओवरलैप कर जाए, तो क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं, यानी कि क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से 0.1 डिग्री भी बढ़ाया गया तो इससे ये होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दूसरे मीडियम में इसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप? तो जब सेमी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं। तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है। मृग मरीचिका हो गया, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से केबल फाइबर में क्या करते हैं, मान लो कि ये फाइबर है, यहाँ पे हम लोग रेडिएशन घुसाएं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से यहाँ टकराएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे करके वेव ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि लाइट वेव के थ्रू ऐसे, मतलब वेव के फॉर्म में, लाइट वेव नहीं, वेव के फॉर्म में जो हमारा सिग्नल भेजना है यहाँ से वहाँ केबल के थ्रू भेज देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें मिलता फायदा क्या होगा कि प्रोसेस में हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे ना, कि इंटरफेरेंस खत्म,
इंटरफेरेंस खत्म तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल चला जाएगा, लॉस खत्म। तो वही चीज़ तो हम देखना है, लॉस खत्म। तो लॉस खत्म, तो इसी पे क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही तो देख रहे थे, सही है। चलिए 1 नंबर सही है। 2 नंबर है एनर्जी कंजम्पशन इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली लो, यही तो देख रहे थे, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, देखे थे इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल वर्ड, ये नहीं बोल सकते। चलिए यानी कि 1 2 3 आंसर होगा, ए में ही लिखा हुआ 1 2 3, आपका 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? Which of the following reflect the more sunlight than the other 3? चलिए सैंड डिजर्ट, पैडी कल्टिवेटेड लैंड, लैंड कवर्ड विद स्नो फ्लो, प्रेयरी लैंड, यानी कि रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ का ढकी हुई भूमि, प्रेयरी। चलिए हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, जो स्नोफॉल जहाँ पे होता है ना, आइस जहाँ पे बहुत ज्यादा गिरता है, वहाँ सबको ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपको धूप का चश्मा पहन के ही निकलना चाहिए। धूप का चश्मा अगर आप पहन के नहीं निकलोगे तो इतना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली जितना भी लाइट पड़ता है ना उसका 80% रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आंख पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, आंख खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए जो आइस वाला जहाँ पे आइस गिरता है वहाँ धूप का चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ से एक बात तो पता चला कि जो लाइट है उसका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ताजा बर्फ ही करता है, ये फैक्ट है, आप जान लो। ताजा बर्फ सबसे ज्यादा करता है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। और तीनों में इसके कंपेरिजन में वैसे रेत के खेत में भी बहुत होता है, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका क्या होता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखने से पहले देख लेते हैं। मृग मरीचिका क्या हो देख लेते हैं पहले। देखो आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम कंसेप्ट बताए थे ना आपको, कि ये एक्चुअली में जाना चाहिए था यूं, लेकिन ये कुछ यूं चला गया। तो होगा क्या कि इसके वजह से रिफ्लेक्शन जो होगा दिख जाएगा नीचे। ठीक है, अगर मेरा आंख यहाँ है तो हमको दिखना चाहिए था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे पट्टी जो है हवाएं गर्म होती है। हवाएं गर्म जब होती है, जैसे मान लो कि गर्म हुई, मान लो ये जमीन है, हवाएं गर्म हुई तो लेयर बन जाता है, ये ज़्यादा हीट, कम हीट वाला, लेस हीट वाला, और गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती है तो ये मोर हीट, मतलब मोर हीटेड। तो लेयर अलग अलग हो गया ना, अलग अलग लेयर होने की वजह से मीडियम बदला तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमारा आँख अगर यहाँ है तो हम चीज़ों को यहाँ देखेंगे, एक्चुअली वो यहाँ होगा नहीं। तो नीचे में किसी चीज़ का अगर यहाँ है तो उसका परछाई बन जाएगा नीचे। अब ये जो परछाई बनेगा नीचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट की वजह से, इसी को मृग मरीचिका बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि रेगिस्तानी एरिया में जब हम यहाँ खड़ा रहते हैं, बहुत दूर हमको पानी दिखता है। जब आप दौड़ते जाओगे पानी के पास जाओगे तो पानी शिफ्ट करके कहीं और चला जाएगा। ठीक है, या फिर नया नया जब रोड बना है, रोड पे आप देखोगे बाइक चला रहे हो, कुछ दूर आपको रोड पे पानी दिखेगा, वहां जाओगे फिर आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये एक्चुअली ये मृग मरीचिका नाम क्यों रखा गया, एक मृग होती है, यानी कि मृग मतलब हिरन। उस मृग का जैसे ही जवानी अवस्था आता है तो उसके नाभि में एक सेंट पैदा होता है, नाभि से, और वो जो सेंट होता है उसको स्मेल आता है। वो पूरा जिंदगी अब वो नाभि का सेंट उसको नहीं पता होता है कि मेरे ही नाभि से सेंट आ रहा है। जंगल से जंगल, पेड़ से पेड़, पौधे से पौधे, नदी से नदी ढूंढते ढूंढते अपना जान दे बैठती है। कौन? वो हिरन। उसको नहीं पता होता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, कहीं से यहाँ से आ रहा है, वहां जाती है तो वहां नहीं दिखता है, तो वो स्मेल को खोजते खोजते मर जाती है। लेकिन एक्चुअली होता है उसके नाभि में, यानी कि दिमाग का भ्रम है वो, वैसे ही ये भी दिमाग का भ्रम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है मृग मरीचिका का कारण है, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करते हैं। द टेक्निक ऑफ इम्प्रिंटिंग एंड रिप्लिकेटिंग द 3 डायमेंशनल इमेज, इसको बोलते हैं होलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, होलोग्राम। होलोग्राम में करते क्या है कि कोई भी वेव क्रिएट करते हैं, साउंड वेव या लाइट वेव, जो किसी वस्तु से जाकर टकरा के तीनों डायरेक्शन में आके होलोग्राम इमेज क्रिएट करते हैं। इसी को होलोग्राम प्रोसेस बोलते हैं, जो होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस यानी कि रेटिना पर जो फोटो बनता है, पिक्चर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी के बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कि एक्चुअली में वो उल्टा बनता है और रियल बनता है। जी हाँ दोस्तों, उल्टा और रियल। अच्छा, एक और आप बात बता दूं, जितना भी आप मिरर या लेंस पढ़ोगे तो उसमें ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि उल्टा और रियल हो जाए।
पॉसिबल ही नहीं होगा। उल्टा और रियल ये पॉसिबल कभी नहीं है, लेकिन आंख के केस में ये पॉसिबल है। जब भी आप देखोगे तो या तो इमेजिनरी उल्टा होगा, ठीक है, नहीं तो अगर वो रियल हुआ तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाए और इमेजिनरी उल्टा भी हो जाए और रियल भी हो जाए, ये कंसेप्ट आंख में बनता है। अब होता क्या है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो वस्तु सीधे ही दिख रहा है, बिल्कुल ऑफकोर्स ये बात है, सीधे ही दिखना चाहिए, लेकिन जो हमारे आंख के रेटिना पे इमेज बन रहा है ना, वो बन रहा है उल्टा, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल जा रहा है वो स्पाइन जो सिग्नल जाता है वो जाते जाते हमारे ब्रेन में उसको ब्रेन सीधा करके और उसको सीधा कर देती है, एक्चुअली वो उल्टा ही बनता है, ठीक है। यानी कि आपका जो इन्वर्टेड और रियल यानी कि सी आंसर उल्टा और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग नहीं, ये डेंसिटी है लिखा हुआ, डेंसिटी है, चलिए इंग्लिश वाले में ठीक है, डेंसिटी है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, आपको मैं अपडेट कर दूं, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ से। जब हम पढ़ेंगे विबजियोर एक पैच होता है उसमें तरंगदैर्घ्य से डिसाइड होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, चलिए तारे का रंग क्या दर्शाता है हम आपको बताते हैं। जब आप कहीं पे आग जलते हुए देखे हो, ठीक है, होलिका दहन देखे हो, होलिका दहन में आप देखोगे कि सब नीचे वाला जो पार्ट होगा वो किसी और कलर का होगा, ऊपर में किसी और कलर का, यानी कि पीला होगा, लाल होगा, नीला होगा, अलग अलग कलर्स दिखता है। ये टेम्परेचर दर्शाता है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर का पैच किसका होता है? पीला कलर का, सबसे कम रेड कलर का। तो यानी कि आपका ताप है, जो टेम्परेचर है उसको क्या दर्शाता है? कलर क्या दर्शाता है? रंग, ताप, यानी कि उसका टेम्परेचर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका, टेम्परेचर दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग का रंगों से अधिक होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सातों कलर बराबर तरीके से पाया जाता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करती है। देखेंगे इस क्वेश्चन को। नीला रंग नेत्र का अधिक सुग्राही है, ऐसा नहीं बोल सकते, इसके वजह से वो चीज नहीं है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करते नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि बी अपना आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे अभी, एक सेकंड। क्या है बोल रहा है कि शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाय द एटमॉस्फेयर देन द लॉन्ग वेव। एक्चुअली बोल क्या रहा है कि जो छोटा वेवलेंथ होती है, एक बड़ा वेवलेंथ एक छोटा वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ आसानी से स्कैटर्ड कर जाता है एटमॉस्फेयर में, बड़ा वेवलेंथ नहीं। जैसे आप रेड लाइट को ले लो, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है ना, आपको पता होगा, विबजियोर में सबसे नीचे है, यानी कि एनर्जी सबसे कम लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसीलिए खतरों के निशान के लिए रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत दूर से दिखेगा क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा, तो स्प्रेड नहीं करेगा, लॉन्ग दूरी तक जाएगा, ठीक है। एनर्जी भले ही कम है लेकिन दूरी तक जाएगा तो जल्दी से लॉस नहीं होगा। वही अगर विबजियोर में वॉयलेट इस्तेमाल कर देंगे तो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होकर खत्म हो जाएगा, आप दूर से नहीं देख पाओगे। तो रेड सिग्नल पे अगर वॉयलेट इंडिकेट कर दें तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि दूर से नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, कथन वाला क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन तो अभी देख रहे थे। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो, डेंजर सिग्नल इज मेड रेड इन कलर, आपको पता है रेड कलर का ही तो खतरे का सिग्नल बनाया जाता है, ऑफकोर्स सी बात है, आप देखे हो। रेड कलर स्कैटर्ड द लिस्ट, ये भी अभी आप बताए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन इस तरह का कथन और रीजन वाला क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर स्टेटमेंट गलत हुआ तो सीधे डी मार देना है, ठीक है। चलिए अगर मान लो कि स्टेटमेंट सही हो गया तो फिर रीजन पढ़ना है, रीजन अगर गलत हुआ तो सीधे आपको नहीं, एक सेकंड, अगर ये गलत हुआ तो सी मारना है, अगर रीजन गलत हुआ तो आपको डी मार देना है। अगर दोनों सही हो गया तो आपका टेंशन फिर बढ़ने वाला है। दोनों सही हो गया तो आपको यह पता लगाना है कि क्या ए को सही से डिस्क्राइब कर रहा भी। इस क्वेश्चन में खास करके जब पढ़ोगे, डेंजर कलर के लिए रेड क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि दूर से दिख जाए, और दूर से दिखेगा क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड कम होता है, कि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रकीर्णन होने का कारण, ठीक है। सूर्यास्त और सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली बात समझो, लाल रंग बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सन जो भी आप खड़े हो उससे सबसे ज्यादा दूर होता है ना,
तो सबसे ज्यादा जब दूर है तो वहां से जो लाइट आएगी तो स्केटर्ड एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट घुसेगी तो स्केटर्ड शुरू, और स्केटर्ड जैसे ही शुरू तो वेवलेंथ के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आप बिल्कुल बातें बहुत बढ़िया से समझ रहे हो कि वेवलेंथ ज्यादा है तो दूर तक जाएगा कौन, रेड, और सब रास्ते में स्केटर्ड होकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्केटर्ड कम होने की वजह से लाल प्रकाश दूर तक जाने से ये आपको दिखेगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स सी बात है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो हमें कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है आपको पता है। देखो कोई भी कलर ब्लैक अगर दिख रहा है, अगर ये पेन आपको ब्लैक दिख रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जितना भी लाइट आ रहा सबको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा, किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा। 7 कलर आ रहा है, सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा, तो ये ब्लैक दिखेगा। अगर ये व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट क्यों दिख रहा है, जितना भी लाइट कहीं से भी आ रहा है इस पर टकराने के बाद सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, कोई नहीं चाहिए इसको, तो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो व्हाइट दिख रहा है। अब कोई भी कलर नीला क्यों दिखता है, हरा क्यों दिखता है, उसके पीछे रीजन है। अगर व्हाइट कलर पड़ेगा तो सारा कलर एब्जॉर्ब करके, अगर मान लेते हैं कोई, अगर ये रेड है, ठीक है, मान लो ये रेड है, तो ये रेड इसलिए रेड दिख रहा है क्योंकि सारा कलर एब्जॉर्ब किया, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट किया, तो रेड आपके आंख में जाएगा, आपको रेड दिखेगा। तो चलिए इस ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का क्या है, यह हरे रंग का प्रकाश को हमारी आंखों तक परावर्तित करती है, सही दिख रहा है हमको। हरे रंग को प्रकाश को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल नहीं है। हरे रंग को अतिरिक्त सभी रंगों को परावर्तित करती है, बिल्कुल नहीं है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है, इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर लाइट ऑन आवर, यही तो हम अभी समझा रहे थे। तो ग्रीन कलर हमारे आंखों में ये आसानी से डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। एक्चुअली ये काला दिखाई देता है, ठीक है, क्यों दिखाई देता है हम देखेंगे। अभी हम देख रहे थे कि कोई भी कलर दिखने के लिए आपको कोई वस्तु चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे, अगर कुछ हो ही ना तो, मीडियम ही ना हो तो, ऑफ कोर्स ही बात है, जब मीडियम ही ना हो तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा, बात ही खत्म हो जाता है। तो जब मीडियम ना हो, जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है काला दिखाएगा। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को जो भी कलर दिखेगा अंतरिक्ष से काला दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष से अर्थ को दिखोगे तो काला नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली जो पानी है हमारे यहाँ 70% पार्ट पे, तो उसी की वजह से काला अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो आप जो समझ रहे हो कलर एकदम बिल्कुल समझ रहे हो। तो चलिए अभी 20 क्वेश्चंस पे ही हम लोग क्लास को स्थगित करते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग आपके लिए दरोगा का एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा का पूरा दरोगा का सिलेबस समझाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो हमारी टीम के अनुसार जीएस विजन विंग्स क्लासेस का टीम आपको दरोगा का टेस्ट से लेके हर एक चीज समझाएगा। तो ये चीज आप क्वेश्चन का सीरीज भी यूं ही चलते रहेगा। क्वेश्चन का अभी हम 2 चैप्टर साइंस में, फिजिक्स में खास करके देख चुके हैं, एक हीट देखे थे और एक लाइट देखे थे। नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, कुछ भी आप अपने राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, वही देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और घंटी का बेल बजाएं, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप आगे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और जीएस विजन विंग्स क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करो और आगे अपने तैयारी को और सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ो। तो धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।